मार्केट के टाइमिंग से नहीं होता, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन होता है एसेट एलोकेशन से। आपकी सही मात्रा डेट प्रोडक्ट्स में होनी चाहिए, सही मात्रा इक्विटी में होने चाहिए, और इन दोनों का प्रोपोर्शन जो है वही डिसाइड करता है कि आपकी लॉन्ग टर्म वेल्थ कैसे क्रिएट हो। आज अगर आप देखिए, अगर आपने अपने एसेट एलोकेशन को सही तरीके से मेंटेन किया होता, यानी कि उदाहरण के तौर पे मैं कहता हूं कि थंब रूल है कि 100 माइनस योर एज शुड बी योर इक्विटी एक्सपोजर, यानी कि अगर आप 40 साल के हैं तो आपकी इक्विटी 60% होती है और डेट 40%, और मान लीजिए कि आपका इक्विटी घट गया बाय 50%, तो वो 60% अगर घट के 30% हो गया तो आपको बाहर से पैसा लाने की जरूरत नहीं है। अगर आप आज दोबारा अपनी एसेट एलोकेशन देखते तो आप पाते कि आपका डेट का प्रोपोर्शन बढ़ गया है और इक्विटी का घट गया है, एंड एट दीज लेवल्स यू कुड हैव स्विच्ड सम मनी फ्रॉम डेट इनटू इक्विटी, एंड फिर यहां से अगर आप राइड करिए तो आपको, जैसे अगर हम टॉप से गिरे 50% टू रीच एट 10,000, यहां से तो हमें सिर्फ 15,000 पॉइंट्स के लेवल में जाना है टू गेन 50%। सो अगर हमने 10,000 रुपए लगाए थे 21,000 के लेवल पे, आज उसकी वैल्यू 5,000 हो गई है, तो आज अगर हम 5,000, अगर आप आज इस लेवल पे 10,000 रुपए लगाते हैं और सेंसेक्स बढ़ के 15,000 होता है, तो वो 10,000 हमारा बढ़ के 15,000 हो जाएगा। तो यानी कि हमें, आई डोंट नीड टू गो टू 21,000 फॉर मी टू रिकवर माई वेल्थ। उस डिसिप्लिन अप्रोच से हम अपनी वेल्थ को दोबारा रिक्लेम कर सकते हैं। सो यही है मूल मंत्र एसेट एलोकेशन का और लॉन्ग टर्म वेल्थ प्लानिंग का। दिस इज द अदर पर्सपेक्टिव। कहने को तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं खाली आपको लास्ट एक थॉट देना चाहता हूं कि हमें अपने देश पे विश्वास थोड़ा कम है। हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं एफआईआई के नंबर्स पे। मैं आपको सही पर्सपेक्टिव देता हूं। एफआईआई की टोटल इन्वेस्टमेंट टुडे इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू विल बी रफली व्हाट, 150 बिलियन डॉलर होगा मैक्सिमम, या उससे भी कम होगा क्योंकि उनकी वैल्यू भी घट गई है। करीब करीब रखिए 100 से 120 बिलियन डॉलर की उनकी टोटल मार्केट वैल्यू है, और पिछले 9.5 महीनों में उन्होंने 11 बिलियन डॉलर की अपनी बेची है इन्वेस्टमेंट्स। सो आउट ऑफ दैट टोटल इन्वेस्टमेंट दे हैव सोल्ड ओनली 10%, एंड द मार्केट हैज टेकन अवे 50% ऑफ देयर वेल्थ। आपको क्या लगता है कि वो बैलेंस 90% वो बेच पाएंगे विदाउट सफरिंग लॉस? एंड व्हाई आर दे नॉट सेलिंग? क्यों नहीं बेच रहे हैं वो? आज भी देखिए, अगर एफआईआई ने नेट 46,000 करोड़ बेचे हैं तो सामने में ग्रॉस बाइंग इज 3 टाइम्स दैट। यानी कि कोई एफआईआई बेच रहा है तो कोई दूसरा एफआईआई सामने में उसे खरीद भी रहा है। तो उन लोगों को विश्वास है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में स्ट्रेंथ है, और इसी के लिए एफआईआईज पूरे लॉक स्टॉक एंड बैरल हमारे देश से बाहर नहीं गए हैं और जाएंगे भी नहीं। इस बात की जो हमारे मन में डर है उसको आपको मन से निकालना पड़ेगा। दूसरी बात, हाइपोथेटिकली मान लीजिए उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम भारत छोड़ के जाएंगे, हाँ, इन 2008 वी विल हैव अ क्विट इंडिया मूवमेंट। अगर उन्होंने डिसाइड कर भी लिया, 120 बिलियन डॉलर अगर उसको रुपये में कन्वर्ट करिए तो आज के एक्सचेंज रेट में रफली इट विल बी वर्थ अबाउट 6 लाख करोड़, रफली अप्रोक्सीमेटली। आपको पता है हमारे बैंक डिपॉजिट्स में कितनी अमाउंट है? 40 लाख करोड़। 15% अगर हमारी बैंक डिपॉजिट्स मूव करेगी इक्विटी में तो एफआईआई की पूरी सेलिंग को एब्जॉर्ब कर सकती है। तो स्ट्रक्चरली हम बहुत ही साउंड इकोनॉमी हैं। इस बात का डर अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोथेटिकल है, और अगर रियल भी हो जाए तो भारत में इस तरह की कैपेसिटी बहुत है। थर्डली, आपने देखा होगा कि सरकार ने हाल में इनिशिएटिव लिया है कि पेंशन फंड्स को उन्होंने एनकरेज किया है टू इन्वेस्ट इन इक्विटी। पेंशन फंड्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सरकार खुद चाहे तो एक फंड क्रिएट करके मार्केट में स्टेबिलिटी ला सकती है। सो ऐसे बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं मार्केट सरकार के पास जिनसे कि वो स्टेबलाइज कर सकती है मार्केट को। इसके अलावा लोगों के पास इतनी धन है उपलब्ध
कि वो चाहे तो वो भी बाई कर सकते हैं इक्विटी। सो एक तो वो साइड है। दूसरी है जो मैंने कहा कि हमने अपने पावर को अंडर एस्टिमेट किया है। आप देखिए जितनी बड़ी हमारी इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ साइज, उतनी बड़ी ही इकोनॉमी है साउथ कोरिया की। साउथ कोरिया का स्टॉक मार्केट का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी हमारे मार्केट कैपिटलाइजेशन के करीब करीब बराबर है। वर्ष 2006 में साउथ कोरिया में एफआईआईज ने $12 बिलियन बेचा और उस साल साउथ कोरिया का इंडेक्स 16% ऊपर गया। वर्ष 2007 में भारत में हमें कितने एफआईआई की इन्वेस्टमेंट मिली? $17 बिलियन नेट इनफ्लो आया और हमारा मार्केट करीब करीब 47% से ऊपर गया। साउथ कोरिया में वर्ष 2007 में $29 बिलियन का आउटफ्लो हुआ और उनका बाजार जो है वो 36% ऊपर गया। हमारे ख्याल से उस देश में ज्यादा कॉन्फिडेंस है अपने इकोनॉमी में कंपेयर टू अस। हमें $17 बिलियन आया तब हमारा इंडेक्स 47% ऊपर गया और उनकी $29 बिलियन की आउटफ्लो हुई तो उनका मार्केट उसके बावजूद 36% ऊपर गया। और आज $11 बिलियन की जो एफआईआई की सेलिंग है उसको देख के हम वरीड हो रहे हैं और हमारा मार्केट 50% नीचे चला गया है। इस साल भी साउथ कोरिया में एफआईआईज ने बेचा है। उन्होंने ऑलरेडी $24 बिलियन की सेलिंग की है साउथ कोरिया में और उनका मार्केट सिर्फ 16% नीचे गया है। दैट इज द कैपेसिटी ऑफ दैट इकोनॉमी। एंड कहां से ये एब्जॉर्ब हो रहा है? वहां पर पेंशन फंड्स, लॉन्ग टर्म फंड्स का जो साइज है वो बहुत बड़ा है। आज हमारी सेविंग्स का एक प्रोपोर्शन देखिए कि हमने इक्विटी में कितना डाला है, वो बहुत ही कम है। इसलिए हमारे पास रूम टू इन्वेस्ट इन इक्विटी इज फार मोर। तो ये तो हुई पर्सपेक्टिव इक्विटी की। आज के माहौल में बॉन्ड्स भी अच्छे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हैं। क्यों? क्योंकि 2003 में अगर आपको याद होगा बॉन्ड फंड्स की रैली हुई थी। उन्होंने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया था इन्वेस्टर को, क्योंकि उस समय बॉन्ड की यील्ड जो थे वो 14% के आसपास हुआ करते थे और वहां से घट के बिल्कुल नीचे 7%, उससे भी नीचे चले गए थे। आज अगर आप देखिए तो बॉन्ड जो हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वो 12, 12.5, 13% तक में मिल रहे हैं और सरकार रेपो रेट काट रही है और प्लानिंग कमीशन कर रहा है कि इन्फ्लेशन मार्च 2009 में 6% हो जाएगा। तो अगर इसके कारण इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा तो बॉन्ड्स में भी रैली होगी। तो हमें एसेट एलोकेशन करके अगर हम इक्विटी और बॉन्ड्स दोनों में बराबर तरीका से पैसा डालें एज पर अ प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान, तो हमें दोनों तरफ से फायदा होने के चांसेस हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद।